टाइप के रेशियोज देख रहे हैं। लास्ट टाइप के रेशियोज हैं ये इसलिए कहा कि साथ के साथ दो तीन करा रहा हूँ कि करके देखो। बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत लगती है इस चैप्टर में क्योंकि मिक्स हो जाते हैं बाद में, तो इसलिए साथ के साथ करते रहोगे ना तो थोड़ा सा इजी रह जाएगा। बस लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसका संडे को इसकी प्रैक्टिस क्लास रखेंगे, उसके अंदर फिर मैं सारे रेशियोज की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें फिर अच्छे जोर हो जाएगा। अब हर संडे को संडे प्रैक्टिस क्लास लाएंगे क्योंकि जैसे रेशियो खत्म हुआ, रेशियो की अगले हफ्ते कैश फ्लो खत्म हो जाएगा, कैश फ्लो की प्रैक्टिस क्लास हो जाएगी, उससे चैप्टर पक्का होता जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देख रहे हैं, तो मैंने आपको कहा अगर मुझे शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पता करनी है तो लिक्विडिटी रेशियो से पता चलती थी, अगर मुझे लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पता करनी है तो सोल्वेंसी रेशियो से पता चलती थी, अगर मुझे एफिशिएंसी पता करनी है तो टर्नओवर रेशियो से पता चलती थी। अब मुझे ये देखना है वेदर आई एम अर्निंग एडिक्वेट रिटर्न ऑन द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये जितनी मैं सेल्स कर रहा हूं उसके हिसाब से जितना पैसा मुझे कमाना चाहिए वो मैं कमा रहा हूं या नहीं कमा रहा हूं, तो उसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखते हैं। 5 टाइप के रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर आएंगे। उसमें से जो पहले 4 रेशियोज हैं वो सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है जी। तो पहले वो 4 रेशियोज कराऊंगा, उसका कंसेप्ट अच्छे से समझाऊंगा। कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो कैलकुलेट होंगे वो परसेंटेज में कैलकुलेट होंगे। किसी भी रेशियो को अगर आपने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अक्षिता वॉइस क्लियर है बच्चे मेरे? बिल्कुल यस सर, ठीक है जी। तो इसमें रेशियो सबसे पहले एक आएगा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अभी मैं कैसे कैलकुलेट होता है वो बता रहा हूं सब कुछ। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रोस प्रॉफिट मंशा एक बार वीडियो ऑन करेंगे बच्चे, ठीक है मंशा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में आंसर आता है। और जब मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करता हूं तो दैट इज ऑलवेज द नेट रेवेन्यू। कई एक आध क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि ग्रोस रेवेन्यू गिवन होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स गिवन होगा, तो आपने हमेशा उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना। क्लियर है? तो रेवेन्यू ऑलवेज स्टैंड्स फॉर नेट रेवेन्यू। एक रेशियो आएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। एक रेशियो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये कुछ नया है, भी बता रहा हूं ये क्या चीज होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो उसका फॉर्मूला बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने आपको बताया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलवेज मींस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है और आपको रिटर्न्स भी गिवन है तो वो माइनस करना है। जैसे सेल्स गिवन होती है और सेल्स रिटर्न गिवन होती है तो हमेशा नेट सेल्स ही लेते हो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल्स। क्लियर है? और एक होगा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के आपको याद हो मैंने 4 फॉर्मूलेस करवाए थे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता था तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये बताया था। मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो कॉस्ट में आ जाते थे, कॉस्ट हम कैलकुलेट करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसका पार्ट होता था, ठीक है। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अभी बता रहा हूं आपको मैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तीनों तो प्रॉफिट्स को इंडिकेट करते हैं, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। ये बेसिकली कॉस्ट को इंडिकेट करता है कि कितना कॉस्ट आ रही है बेसिकली। अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहता हूं, जो हमारे बिजनेस करने की वजह से ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। तो ये कॉस्ट जितना कम रखो, अभी मैं रेशियो समझाऊंगा उसमें बताऊंगा
कैसे करते हैं इसको? अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ जाए, अगर मुझे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ जाए, अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना आ जाए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो मुझे पहले से ही कैलकुलेट करना आता है, अगर मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना आ जाए तो मेरे चारों रेशियोज हो गए, क्योंकि चारों को डिवाइड तो रेवेन्यू से ही कर रहे हो, रेवेन्यू तो क्वेश्चन में जनरली गिवन ही होता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना अगर आ गया, नेट प्रॉफिट निकालना आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालना आ गया, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मुझे ऑलरेडी आता है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना आ गया, तो चारों रेशियोज कवर हो गए। फिर तुम्हें बेशक से एक भी क्वेश्चन ना करो, आप कर लोगे। अब कैसे कैलकुलेट करा करते हैं उसको समझाता हूँ बड़े आसान से तरीके से, ठीक है जी। क्लियर है? मैं फॉर्मूला रब कर रहा हूं। अगर मुझे, मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना बता रहा हूं, कॉस्ट को भी दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है। ये अगर आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए, फॉर्मूले तो बड़े सिंपल से हैं, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शुभांगी बच्चे क्लियर है चीज? ठीक है। अर्शिया बच्चे क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं, अब अगर हम देखते हैं, सबसे पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट को ही देखता हूं। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया, तो मैंने कहा था बड़ी जगह यूज होने वाला है, तो याद हो अगर आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, बताया था। इस फॉर्मूले से कॉस्ट भी कैलकुलेट हो गई, रेवेन्यू भी कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए ना। मान लो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आता हूं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। इसी फॉर्मूले से ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी। और कॉस्ट अगर गिवन है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं गिवन तब भी हमें कोई खास दिक्कत नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका मतलब जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने कॉस्ट में इंक्लूड करा और उस कॉस्ट को रेवेन्यू में से माइनस कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। 11th क्लास में भी आपने करा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी उसके अंदर आ चुके हैं। मतलब एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आना, उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज़ दे हैव ऑलरेडी बीन सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट्स। दिव्या बच्चे क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, हमने कर लिया, ठीक है जी। अब 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, याद है? ट्रेडिंग से जब ट्रांसफर करते थे, उसके बाद बाय इनकम्स, इनकम्स क्रेडिट में आती थी बाय करके, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आते थे और नेट प्रॉफिट आ जाता था। तो वहां से अगर मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, ये मैं अपनी तरफ से बड़े आसान तरीके से फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, उसको समझते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अगर मैं सभी इनकम्स को ऐड कर दूं, इनकम्स को हमने कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लासिफाई नहीं करा था, एक्सपेंसेस को करा था, ठीक है जी। सभी इनकम्स को ऐड कर दूं, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं, डायरेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपने निकाल लिया, इसका मतलब डायरेक्ट उसमें माइनस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब डायरेक्ट का कोई यूज नहीं है। डायरेक्ट के अंदर 3-4 ही मेन बताए, वेजेस एक पूछ सकता है, एक कैरियज इनवर्ड क्वेश्चन में गिवन होता है, एक फैक्ट्री एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन होगा, इसके अलावा जनरली और कुछ गिवन नहीं होता। रेट कैरियज या कार्टेज की बात होती है, वो डायरेक्ट नहीं आता है। क्लियर है? इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट,
ठीक है जी, इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ये होता था। अगर मुझे ग्रोस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे आना है तो मैं सभी इनकम्स को ग्रोस प्रॉफिट में प्लस कर दूं और सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मैं रिवर्स भी तो जा सकता हूं, मुझे नेट गिवन है, मुझे ग्रोस पे जाना है, तो उल्टा चला दूं। नेट प्रॉफिट में अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं और इनकम्स को माइनस कर दूं तो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। क्लियर है चीज? बड़ा सिंपल सा है। रिवर्स जाओगे तो साइन रिवर्स कर देना, जो प्लस हुआ था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हुआ था वो प्लस हो जाएगा। अब एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, नेट प्रॉफिट प्रैक्टिकली जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं बड़ा डिटेल में स्टडी कर रहा हूं। ये बताया था ना, एनालिसिस का मतलब है मैं मेन इंफॉर्मेशन नहीं देखना चाहता, मैं बड़ा डिटेल में स्टडी करना चाहता हूं। ठीक है जी, तो क्या नेट प्रॉफिट से मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का पता चलता है सही सही या नहीं पता चलता? एक बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट है 10 लाख का, सेल्स बराबर है दोनों की, एक में नेट प्रॉफिट है 10 लाख का, एक में है नेट प्रॉफिट 15 लाख का, किसकी मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट? हाँ जी, एक ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया उतनी ही सेल्स में, दूसरे ने 15 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया उतनी ही सेल्स में, 15 लाख। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, एक होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में सब कुछ आ जाता है, सारी इनकम्स आ जाती है, सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे माइनस हो गए, इनकम सारी ऐड हो गई, चाहे वो मैनेजमेंट ने कमाई या नहीं कमाई, अपने आप हो गई। एक ऑपरेटिंग इनकम्स होती है, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है। ऑपरेटिंग इनकम होती है जो ऑपरेशंस करने की वजह से हो, जो काम करने की वजह से हो, गुड्स को बेच के पैसा आ गया, कमीशन आ गई। ठीक है जी, तो कमीशन कब आएंगी? जब काम करोगे, डिस्काउंट्स मिल गए, जब लोगों को टाइम पर पैसा दोगे। तो कुछ एक इनकम है जो काम करने की वजह से आती है, कुछ एक इनकम में है जिसमें हमारी एफिशिएंसी इन्वॉल्व नहीं है। एक तो इनकम है मैं एफिशिएंट होगा तो वो इनकम आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। एक इनकम ऐसी है जिसमें मेरे एफर्ट से इन्वॉल्व नहीं है, मेरी एफिशिएंसी इन्वॉल्व नहीं है। मैं कहता हूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो क्या उसमें मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की वजह से वो प्रॉफिट हुआ? मार्केट प्राइस की वजह से हुआ। मैनेजमेंट कितनी भी एफिशिएंट क्यों ना हो, अगर उसकी मार्केट प्राइस डाउन होती तो बिल्डिंग पे प्रॉफिट ना होता। मैनेजमेंट कितने भी इनएफिशिएंट क्यों ना हो, अगर मार्केट प्राइस अप होती तो प्रॉफिट ही होता। तो कोई एफिशिएंसी से लेना देना नहीं है। रेंट आया तो आपने बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, उस पर रेंट आ रहा है, मैं एफिशिएंट हूं इनएफिशिएंट हूं, क्या उसका रेंट से कोई लेना देना है? इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कहीं पैसा लगा रखा है उसके पे इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है, उसमें हमारी एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने आप आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, मैं नहीं कमा रहा हूं, उसको अपने आप आ रहा है, तो उसमें हमारी एफिशिएंसी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है जी, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर तो आपने देखा ही नहीं कि ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है, क्या देखा? ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। एक्सपेंसेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसको मैं दोबारा देखूंगा ही नहीं। तो तीन चार एक्सपेंसेस को आपने हमेशा इग्नोर कर देना, कैरियज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, वो ग्रोस प्रॉफिट से पहले ही एडजस्ट हो चुके हैं। ग्रोस प्रॉफिट के बाद नेट निकालना या ऑपरेटिंग निकालना, उसमें उसका कोई यूज नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे जो एक्सपेंसेस है उसमें भी दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं। एक तो है जो हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड करते हैं, मतलब हमारी वजह से हो रहे हैं, हम अगर एफिशिएंट होंगे तो उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। एक होता है इनडायरेक्ट, जिसका एफिशिएंसी और एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, तो अगर चोरी हो गई तो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इनएफिशिएंट थी, उसकी वजह से लॉस हुआ, नहीं, चैरिटीज दे दी, डोनेशंस दे दी, तो ये हमारी एफिशिएंसी और एफिशिएंसी को जज नहीं करता। कोई बिजनेस चैरिटी में दे देता है, कहते हैं मैनेजमेंट बेकार है जिनकी वजह से नुकसान हो गया, वो एफिशिएंसी और एफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो अब मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था कि एक बिजनेस में 15 लाख का प्रॉफिट है, एक बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट है, और कहने को ज्यादा एफिशिएंट किसको कह रहे थे हम? अर्चित। अर्चित ज्यादा एफिशिएंट कौन सा हुआ अर्चित आपके तरफ से? 15 लाख जिसने कमाए वो या 10 लाख वाला? अक्षिता? यस सर। 10 लाख जिसने कमाए नेट प्रॉफिट वो ज्यादा एफिशिएंट हुआ या 15 लाख जिसने कमाए वो ज्यादा एफिशिएंट हुआ? 15 लाख वाला। 15 लाख। अब मैं लेकिन कहता हूं कि जिसने 15 लाख कमाए उनकी इस साल लॉटरी लगी थी 12 लाख रुपए की, उनकी लॉटरी लगी थी इस साल 12 लाख रुपए की। आपने क्या नेट प्रॉफिट के अंदर वो 12 लाख रुपए लिए होंगे अक्षिता? यस सर। जिसने 15 लाख कमाए हैं उनकी इस बार लॉटरी लगी थी 12 लाख रुपए की, जो नेट प्रॉफिट लिया होगा तो उसके अंदर क्या वो 12 लाख रुपए आए होंगे? 12 लाख आए होंगे। चाहे मैंने कहा कोई भी इनकम नेट प्रॉफिट में सारी इनकम आती है। हाँ जी।
तो क्या वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है? नो सर। तो उस 12 लाख को हटा दो तो मैनेजमेंट के एफर्ट्स की वजह से खाली कितने कमाए? 3 लाख। 3 लाख। और दूसरे वाले ने 10 लाख कमाए, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ? तो ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट किसकी है? 10 लाख वाली। 10 लाख की। अब ऑनलाइन पेपर देते हो और अच्छे अच्छे नंबर आ जाते हैं तो क्या एक्चुअल रिजल्ट है? क्या इंटेलिजेंट हो गए हम सारे? नहीं ना। ठीक है, तो एफिशिएंसी तो नहीं पता चल रही। तो यहाँ पर बेसिकली वही है, आप जब पेपर बोर्ड में देके आओगे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है ना चीज अक्षरा बच्चे? यस सर। तो नेट प्रॉफिट से एफिशिएंसी का पता नहीं चलता। नेट प्रॉफिट ज्यादा होनी चाहिए, कहीं से भी पैसा कमा लो, कमाया तो है, लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को जज करना चाहता हूं तो नेट प्रॉफिट से मैनेजमेंट की एफिशिएंसी सही जज नहीं होती है, वो जज होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो एक्चुअल में रियल लाइफ में ग्रॉस प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स के बीच में एक और स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। कैलकुलेट इसलिए नहीं करते क्योंकि जो टैक्स लगना होता है वो नेट प्रॉफिट्स पे लगना होता है, तो हर कोई बिजनेस नेट प्रॉफिट को ही देख लेता है अदरवाइज। लेकिन अगर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ये चेक करना चाह रही है कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली अपना काम करती है नहीं करती है, मैनेजमेंट के एफर्ट्स की वजह से कितना कमाया है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नेट प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को। तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करें वो देखते हैं। आदित्य क्लियर है यहां तक? यस सर। एक्चुअल में इनकम भी दो टाइप की होती है, एक होती है ऑपरेटिंग इनकम्स और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जब मैं ग्रोस से नेट कैलकुलेट करता हूं तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता चाहे वो ऑपरेटिंग था या नॉन ऑपरेटिंग था, मैं सारी इनकम्स को ऐड कर दूंगा। और ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब मैं ग्रोस से नेट पे आ रहा हूं तो मैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा, मैं ये देखूंगा ही नहीं कि वो नॉन ऑपरेटिंग है या ऑपरेटिंग है। क्लियर है? लेकिन अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स को ही कंसीडर करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग को कंसीडर नहीं करूंगा। चोरी हो गई तो उससे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी डाउन नहीं होती, तो उसका मैं उसकी पनिशमेंट मैनेजमेंट को थोड़ा ना दे दूंगा कि आप इनएफिशिएंट हो। ठीक है ना? होता है ना, बच्चे को चोट लगी, पेपर नहीं दे के आया तो उसको ये थोड़ा कर देते हैं, फेल कर देते हैं, उसका मेडिकली तो लगाते हैं भाई चल ये तो आपकी गलती नहीं है। तो ऐसे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जज करने के लिए खाली ऑपरेटिंग को कंसीडर करा जाता है, नॉन ऑपरेटिंग को कंसीडर नहीं करा जाता। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं तो उसका फॉर्मूला बनाता हूं। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लेता हूं और उसमें खाली ऑपरेटिंग चीजों को एडजस्ट कर देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट्स में खाली ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दूंगा। अभी बता रहा हूं ऑपरेटिंग इनकम से कौन कौन सी आती है, और खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा, तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। मतलब ये ऐसा प्रॉफिट है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मैनेजमेंट के एफर्ट्स की वजह से हमने कितना पैसा कमाया। मतलब मैंने इनकम्स को दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, एक ऑपरेटिंग इनकम्स होती है और एक नॉन ऑपरेटिंग होती है। ऑपरेटिंग जो मैनेजमेंट के एफर्ट्स की वजह से आ रही है, नॉन ऑपरेटिंग जिसमें मैनेजमेंट की एफिशिएंसी लिंक्ड नहीं है, जो मैनेजमेंट ने नहीं कमाई वो अपने आप आ गया पैसा, चाहे मैनेजमेंट एफिशिएंट ही नहीं एफिशिएंट उनके एफर्ट्स की वजह से नहीं आया। क्लियर है? और ऐसे खाली मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जिसके लिए मैनेजमेंट रिस्पांसिबल थी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैंने माइनस नहीं करा। क्लियर है जी? तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अगर मैं इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर दूं और इसमें से मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना? अब तो दोनों चीजें एडजस्ट हो गई ना, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, तब नेट प्रॉफिट आ गया। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है। मतलब इनकम्स को दो पार्ट में बाइफरकेट करने की जरूरत कब है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में? जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाए। अगर ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट रेशियो है नहीं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो पूछता है, फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? ग्रोस से नेट आने पे तो सारे इनकम्स को ऐड करना है, चाहे ऑपरेटिंग होती चाहे नॉन ऑपरेटिंग होती। ग्रोस से नेट आने पे तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना है, चाहे वो ऑपरेटिंग होते या नॉन ऑपरेटिंग होते। तो एक्सपेंसेस के पहले क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 3-4 आए जो कि ग्रोस प्रॉफिट से पहले एडजस्ट हो चुके हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट, तो मेन इनडायरेक्ट हुए। इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन हुई ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो अगर ग्रोस और नेट इन्वॉल्व है खाली, then there is no need to classify incomes into operating and non operating,
देयर इज नो नीड टू क्लासिफाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। सारे इनकम्स को ऐड कर दो, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, आ गया ग्रोस से नेट। नेट से ग्रोस पे जाना उल्टा चल पड़ो, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर दो, सारे इनकम्स को माइनस कर दो। ये फॉर्मूला एक्चुअल में एक फॉर्मूला नहीं है, 4 फॉर्मूलेज हैं। अगर मुझे ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है तो मैं ग्रोस प्रॉफिट में सभी ऑपरेटिंग इनकम्स को खाली ऐड करूंगा, मैं बाइफरकेट कर दूंगा। इनकम्स को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया, एक ऑपरेटिंग इनकम्स और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। खाली ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करूंगा। ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी मैंने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो ग्रोस से ऑपरेटिंग पे आ गए। ऐसे मैं ऑपरेटिंग से ग्रोस पे भी तो जा सकता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर मुझे ग्रोस प्रॉफिट पे जाना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देता हूं, सारी ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर देता हूं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट। क्लियर है? ऐसे मान लो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा और कहता है नेट प्रॉफिट निकालो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे कैसे आऊं? जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उनको ऐड कर दूं, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दूं। क्लियर है? रिवर्स भी जा सकता हूं, नेट से ऑपरेटिंग पे भी जा सकता हूं। ये नेट से ऑपरेटिंग पे जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला चैप्टर ही पूरा इसके ऊपर बेस्ड है। जो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाऊंगा अगला चैप्टर, वो सारा इस ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड है। नेट से ऑपरेटिंग पे कैसे जाऊं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दूं, तो नेट प्रॉफिट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे चला जाऊंगा। क्लियर है? तो अब मैं अगर देखता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के मुझे 3 फॉर्मूलेज आते हैं। एक मुझे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ चुके हैं, तो इसलिए बाद में जब ग्रोस नेट ऑपरेटिंग का कांसेप्ट आएगा तो उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई यूज नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले ग्रोस आने से पहले एडजस्ट हो चुके होते हैं, इसलिए उसका बाद में ऑपरेटिंग में या नेट प्रॉफिट्स में कोई यूज नहीं होता। एक तो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, एक नेट से ग्रोस प्रॉफिट पे आ सकता हूं मैं, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ग्रोस प्रॉफिट पे आ सकता हूं। 3 फॉर्मूलेज आते हैं ग्रोस प्रॉफिट के मुझे। ऐसे मुझे नेट प्रॉफिट के 2 फॉर्मूलेज आते हैं। मुझे ग्रोस से नेट में भी आना आता है, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे भी आना आता है। मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के भी 2 फॉर्मूलेज आते हैं। मुझे ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट करना आता है, मुझे नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट करना आता है। तो ग्रोस प्रॉफिट के 3 फॉर्मूलेज आ गए मुझे। 3 क्यों आ गए? क्योंकि एक तो ग्रोस वाला पहले से आता है, 2 यहां से सीख लिए। ठीक है जी। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट करने के मुझे 2 फॉर्मूलेज आते हैं, अब नेट प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूलेज आते हैं। पेपर में भूल जाओ तो एक बार डायग्राम से बना के देख लो, सारे फॉर्मूलेज आ गए इसके अंदर। क्लियर? दिमाग में रख लो, याद वैसे हो जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि इनकम्स को कैसे बाइफरकेट करूं और एक्सपेंसेस में कैसे बाइफरकेट करूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो याद कर लो कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। चाहे ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है तो इनडायरेक्टली, कौन से ऑपरेटिंग इनकम्स है, कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। चाहे ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है तो इनकम्स ही। ग्रोथ और नेट के अंदर तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का फर्क ही नहीं है, वो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीच में आ जाता है तो फर्क आ जाता है। तो मैं डिटेल बता रहा हूँ कौन से एक्सपेंस ऑपरेटिंग होते हैं, कौन से नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, कौन सी इनकम्स ऑपरेटिंग होती है, कौन सी नॉन ऑपरेटिंग। एक बार अच्छे से याद कर लेना। ठीक है? उसके बाद एक बार ये याद हो गया, चारों फॉर्मूलेस हो गए हमारे। ठीक है जी, वो देख लो, जिसने लिखना है लिख लो, अदरवाइज फाइल के अंदर बिल्कुल मैंने ऐसे डायग्राम बना के पेज नंबर 87 पे दे रखा है। ठीक है जी, पेज नंबर 87 के ऊपर फ्रंट ऊपर ही बिल्कुल सबसे मैंने एरो लगा लो, मुझे जैसे मैंने समझाया वैसे ही दे रखा है। क्लियर है जी? ये जो फॉर्मेट टाइप करें पीएनएल अकाउंट से किया है, तो सर जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है ना ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, ट्रेडिंग में तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे खाली, बस उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में क्लासिफाई करते हैं ना। अच्छा, और सर जो इनकम्स है वो ट्रेडिंग में कहां आती है? खाली बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, याद है ट्रेडिंग का फॉर्मूला फॉर्मेट, टू ओपनिंग स्टॉक टू नेट परचेज लेस परचेज रिटर्न टू डायरेक्ट एक्सपेंस बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। वहां पे तो बातें नहीं थी। हां जी बच्चे, चारों क्लियर है चीज? यस सर। मंशा आपको क्लियर है बच्चे? यस सर। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को समझता हूं, उसने एक्सपेंसेस के अंदर 7 कैटेगरीज बनाई थी, 7 में से सोच के देखना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंटरी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है।
जब आपने कॉस्ट कैलकुलेट करी थी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से पहले एडजस्ट हो चुका है, ठीक है जी। इसका तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ गया, कह सकते हैं, ठीक है जी। तो वो 3 तो हट गए, तो बाकी कितने एक्सपेंसेस रह गए? 4। और उसमें से भी अगर वेजेस एक्चुअल में होता है इसमें इन्वॉल्व, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है जी, तो वो डायरेक्ट होता है। उसके अलावा कैरिज इनवर्ड अदर एक्सपेंसेस में होता है। यही 2 चीजें गिवन होती हैं आपके इस वाले बुक के अंदर, तो अदरवाइज और ज्यादा कुछ गिवन है नहीं। डायरेक्ट होता है लेकिन वो अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड होता है, जो सातवीं हेडिंग होती है। जो अगर आपको फुल क्लास क्वेश्चन आता है तो कैरिज इनवर्ड कहां देखने को मिलेगा? जहां अदर एक्सपेंसेस के नीचे नोट्स बना के डिटेल दे रखे होगी, वहां पर आपको कैरिज इनवर्ड नजर आएगा। तो मेन तो एक्सपेंसेस 4 बच गए ना, उसके बाद 4 बच गए ना, उसी तो इनडायरेक्ट का पता चलेगा। पहले 3 तो डायरेक्ट में आ चुके हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस याद है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंस। इन्हीं चारों में से तो पता चलेगा कि वो इन चारों में से तो इनडायरेक्ट आएंगे, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग आएंगे। तो एक बार देखते हैं एक्सपेंसेस में से। मैं यहां पर पहले क्लासिफाई किसको करवा रहा हूं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से कुछ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सारे ऑपरेटिंग होते हैं, उसमें से वेजेस हम पहले कर चुके हैं। वैसे आपके पेपर में इतना डिटेल में आता नहीं है, लेकिन अगर इंक्लूडिंग वेजेस कह रहे तो वेजेस ऑलरेडी किसमें आ चुकी हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो इसमें नहीं आएंगे। तो क्या सकता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग वेजेस, बिकॉज़ वेजेस आर नॉट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं, किसी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है वो ऑपरेटिंग है, वर्कर्स के ऊपर जो खर्चा करते हो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग में आता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग में आता है। फिर याद है फाइनेंस कॉस्ट आती थी, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट पेड आता था। लॉन्ग टर्म के लिए तो डेट लेना जरूरी होता है, फर्क है बीएससी के अंदर। डेट इक्विटी फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आप डिसाइड करते थे कि डेट से कितना ले, इक्विटी से कितना ले, तो लॉन्ग टर्म तो डेट लेना ही पड़ेगा, तो उससे कॉस्ट कम पड़ती है लॉन्ग टर्म डेट लेने से। तो जो लॉन्ग टर्म डेट है वो एफिशिएंसी का मैटर नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कब लेना पड़ता है? जब हमारी तरफ से कहीं कमी रह गई, हमने प्लानिंग अच्छी नहीं करी, तभी तो पैसों की कमी पड़ी है हमारे पास। तो इंटरेस्ट ऑन जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, फाइनेंस कॉस्ट में से बात कर रहा हूं। और जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, वो नॉन ऑपरेटिंग, उनका एफिशिएंसी से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो तो जरूरी है। अगर हमने इंटरेस्ट पे करा लॉन्ग टर्म लोन्स पे, तो मैं नहीं कह सकता मैनेजमेंट एफिशिएंट है, क्योंकि तो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए ही था, ठीक है जी। उसके अलावा 3-4 एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो अदर एक्सपेंसेस के अंदर होते हैं, उसका ध्यान रखना। एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस के अंदर गिवन होते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ये सारी चीजें, सैलरीज वगैरह आ जाती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सॉरी सैलरीज में आ गई। ऑफिस में और बाकी जो खर्च हो गए, रेंट, इंश्योरेंस वगैरह जो कुछ भी हो, सैलरी। हाँ, अगर वैसे मैं पहले बात करता 11th क्लास के हिसाब से, तो 11th क्लास में हम उसको उसमें नहीं क्लासिफाई करते थे एम्प्लॉय बेनिफिट में, तो उसमें ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आते थे। यहाँ पर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बिल्कुल इसमें आ चुकी है एम्प्लॉय बेनिफिट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स और बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सारे जो हैं इनको आप याद कर लेना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद करना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको हेडिंग बना के थोड़ा सा करवा दूं ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, ठीक है। उसके अलावा वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है। डेप्रिसिएशन है बच्चे हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितना एफिशिएंटली हैंडल करते हैं चीजों को, ठीक है। अब एक आदमी के पास गाड़ी है, एक आदमी तो 1 साल के अंदर उस गाड़ी की 5 लाख की कीमत घटा देता है। एक आदमी जो है उसकी जैसे वो बड़े प्रॉपर ढंग से हैंडल करता है तो उसकी रीसेल बड़ी अच्छी हो जाती है। पता नहीं, जब कोई हमारी गाड़ी खरीदने आता है तो ज्यादा वैल्यू लगा के जाता है, कहता है टीचर आदमी है, स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, कहता है तेरी डेप्रिसिएशन कम लगी। फैक्ट बता रहा हूँ, जो हमारी गाड़ी खरीदते हैं ना, कोई भी खरीदने आता है, कहता है भाई इसके 5-7 हजार 10,000 20,000 फालतू मिल जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस वाले जनरली क्या करते हैं,
तो थोड़ा सा मिस हैंडल ज्यादा करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो डिपेंड करता है कितने अच्छे ढंग से किसी रिसोर्स को यूज करा जाए, उतना ही डेप्रिसिएशन के ऊपर फर्क पड़ जाएगा उसकी। क्लियर है? तो ये सारे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लॉन्स तो बता दिया, और कोई भी लॉस हो जाए, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके अलावा चैरिटीज अगर हम देते हैं, डोनेशंस अगर हम देते हैं, उसके अलावा एक फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। यहाँ पर जो हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते थे ना, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, गुडविल, पेटेंट। फिक्टिशियस का होता था कोई खर्चे होते थे जिनको हम राइट ऑफ करते थे धीरे धीरे करके, जैसे शेयर इशू एक्सपेंस हो गया, डिबेंचर इशू एक्सपेंस हो गया। तो अगर वो कोई खर्चा राइट ऑफ हो रहा है उसको फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ कह देते हैं। आता नहीं था उसमें अदर बोरोइंग कॉस्ट के अंदर जो पहले से खर्चा कर रखा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, कोई खर्चा था बेसिकली, उसको हमने राइट ऑफ करा, फिक्टिशियस एसेट था जिसको हमने राइट ऑफ करा है, तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल याद करनी है, रट्टा मारना है बेसिकली इसका। ठीक है, मैंने समझा दिया, समझ के रट्टा मार लो, वैसे मार लो, आपकी मर्जी है, लेकिन क्रैम करना। कोई डाउट? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझने के लिए मैंने क्या करा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस ओमिट है, फाइनेंस कॉस्ट में से मैंने दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स नॉन ऑपरेटिंग। अगर कहते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, वो सारा नॉन ऑपरेटिंग है। उसके अलावा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारे ऑपरेटिंग है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं लॉस कोई भी हो जाए, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, चैरिटीज, डोनेशंस, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए, याद करो। ठीक है जी, पेपर में अगर ऑपरेटिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या चीज आती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है जी? फिक्टिशियस होता है कोई एक्सपेंस होता है जो शेयर इशू के टाइम का खर्चा होता है, डिवेंचर इशू के टाइम का खर्चा होता है, मतलब पहले के खर्चे हुए पड़े हैं जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हो धीरे धीरे करके। जितना पार्ट राइट ऑफ हो जाता है वो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो होता है ना, जैसे आपने 11th क्लास में एडवर्टाइजमेंट करी थी, एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ, तो एसेट्स में कोई चीज आ रही है फिक्टिशियस चीज है जिसको आप धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर। फिक्टिशियस एसेट होते हैं इमेजिनरी, आपने उसको एसेट्स में दिखा रखा है, वो एसेट्स है नहीं, एक्सपेंस है एक्चुअल में, तो उसको जितना पार्ट आपने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है जी, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा आपके। लेकिन बुक में मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट्स है नहीं, ये तो मैंने इसलिए बना रखा है कि बोर्ड के अंदर भी आ जाए तब भी आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट? नहीं, साइन बोर्ड कहां जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट है। फिक्टिशियस का कोई एक्सपेंस होता है, कोई एसेट होता है, ये क्या नाम बच्चे, अंकित पढ़ लो भाई। क्लियर है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में? अर्चित धीमान, क्लियर है? यस सर। अब इनकम्स को बाइफरकेट कर रहे हैं। इनकम्स को बाइफरकेट कर रहे हैं। इनकम्स को मैं बड़ा आसान तरीके से करवा रहा हूं। एक ऑपरेटिंग इनकम्स, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है जी, तीन इनकम्स ही ऑपरेटिंग है, बस तीन इनकम्स ही ऑपरेटिंग है। आप याद करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कमीशन रिसीव्ड तो आपने हमें पढ़ाई था, तो कमीशन रिसीव्ड कब आएगी, जब हम एफर्ट्स करेंगे। अगर हम किसी के गुड्स वगैरह खरीदवाते बिकवाते हैं उसमें हमें कमीशन आती है, तो हमारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो ऑपरेटिंग इनकम है। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो ज्यादा अच्छा आएगा तभी डिस्काउंट मिलेंगे। डेटर्स को अगर मैं एफिशिएंट हूं और डेटर्स को बड़ा प्रॉपर टाइम पर पैसे दे देता हूं तो ये डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो हमारी इनएफिशिएंसी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। जितना डिस्काउंट आ रहा है दैट इज बिकॉज़ वी आर एफिशिएंटली मेकिंग पेमेंट्स टू आवर डेटर्स, सॉरी टू आवर क्रेडिटर्स। अगर मेरा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, सॉरी। और एक होता है रॉयल्टी रिसीव्ड। रॉयल्टी आपके बुक्स में एक आध जगह कहीं आएगी तो आएगी, अदरवाइज नहीं है। रॉयल्टी जो मुझे मिलती है वो मिलती है, जैसे हम मान लो मैं ऑथर हूं, मैंने बुक्स लिख दी और पब्लिशर को दे दिया पब्लिश करने के लिए, तो उसके बदले मुझे रॉयल्टी आती है। जितने यूनिट्स बनाए जाते हैं उसके हिसाब से रॉयल्टी आती है। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कुछ ऐसा, कुछ हमारे पास ऐसी चीज है जिसको हम आगे सॉर्ट ऑफ रेंट पे दे देते हैं, उसके ऊपर हमें रॉयल्टी आती रहती है, ठीक है जी, वो हमारे एफर्ट्स की वजह से है। रॉयल्टी का मतलब मैंने खुद बनाई है वो चीज,
ठीक है जी, मैंने कोई म्यूजिक कंपोज कर दिया, मैंने कोई गाना लिख दिया, कोई मुझे कहता है भाई इस गाने को मुझे अपनी मूवीज में डालने दो, जितने बार जितना कमाई होगी उसका परसेंटेज आपको दे दूंगा, ठीक है, तो वो रॉयल्टी हो गई, तो हमारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तीन ही इनकम्स ऑपरेटिंग है बस, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड और रॉयल्टी। इसके अलावा जो भी इनकम आपके दिमाग में आती है सारी नॉन ऑपरेटिंग है। जनरली क्या दिमाग में आती है? रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एटसेट्रा। कोई भी इनकम जो मेरे दिमाग में आती है सारी इनकम नॉन ऑपरेटिंग होगी। रेंट रिसीव्ड, बिल्डिंग किराए पे दी, मेरे एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स में मार्केट वैल्यू के जैसे गेन हुआ, इंटरेस्ट आया तो मैंने कहीं बैंक में पैसा जमा करा रखा, वो कमा के दे रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा, उस पे डिविडेंड आ रहा है, मेरी एफिशिएंसी से आगे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बाकी सारी इनकम नॉन ऑपरेटिंग है, तीन ही इनकम्स ऑपरेटिंग है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और रॉयल्टी। क्लियर है जी? क्लियर है? तो अब अगर इनकम मान रहे हैं, प्रोविजन अगर डिक्रीज हो जाता है मान लो, तो वो तो बाय चांस की बात आ जाती है कि यूज हुआ नहीं हुआ। अगर आप प्रोविजन ज्यादा क्रिएट कर रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितना मान के चलो कि आप कैसे डूबेंगे। अगर मैं बड़ा एफिशिएंट हूं, मैं ऐसी पार्टीज को माल बेचता हूं जो कि पैसे डूबेंगे ही नहीं मेरे, तो फिर मेरा प्रोविजन ज्यादा बनेगा ही नहीं। प्रोविजन ज्यादा बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे अपने पे एफिशिएंसी के ऊपर लगता है कि पता नहीं मैं पैसे कलेक्ट होंगे नहीं होंगे, गलत पार्टीज को ना बेचूं। तो याद कर लेना बच्चे अच्छे से, ठीक है जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ गया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आ गया, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स आ गया, डिस्काउंट्स आ गया, बैड डेट्स आ गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स तो आया था ही, तो इसके अलावा कोई भी गेन, कोई भी लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसके अलावा चैरिटी डोनेशन से इनकम टैक्स ने बताया नहीं जा रही इनकम टैक्स। कंपनीज के लिए इनकम टैक्स ड्राइंग्स नहीं होता, एक चीज ध्यान रखना। 11th क्लास में हमने इनकम टैक्स को ड्राइंग्स पढ़ा था, कंपनीज के लिए इनकम टैक्स ड्राइंग्स नहीं होता। तो इनकम टैक्स क्या आ जाता है, इनकम टैक्स में लिखवाना भूल गए, याद रख लेना। ड्राइंग्स, सॉरी, इनकम टैक्स, चैरिटीज, डोनेशंस और फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑन। इनकम्स के अंदर बस मैंने कहा तीन इनकम्स को याद कर लो, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड और ये तीन इनकम्स ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। इन सभी इनकम्स के अलावा जितनी भी इनकम्स बच गई वो सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैं क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है क्या? अगर नहीं गिवन तो अंडरस्टूड सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट का एक ही फॉर्मूला बचता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको निकालना आता है, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट्स में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको ऐड कर दो, जितनी भी इनकम थी माइनस कर दो, तो ग्रॉस आ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है तो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो तीन टाइप से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं, रेवेन्यू से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट रेशियो कहता है तो नेट प्रॉफिट मुझे दो तरीके से निकालना आता है। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कहता है सारी इनकम्स को ऐड कर दो, देखने की जरूरत नहीं कि ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, देखने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग, तो नेट आ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालना आता है तो खाली नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करो, खाली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो, तो हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट से अगर निकालना है तो खाली ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस करो, खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आगे डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर नेट प्रॉफिट से आ जाता है, नेट प्रॉफिट गिवन है तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दो, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आ जाएगा। उसका तो ऑपरेटिंग रेशियो है, खाली वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंडिकेट करता है। मैंने कहा था पूरे चैप्टर में दो ही रेशियोज है जो कम चाहिए, याद है, डेट इक्विटी रेशियो करवाया था, कम होना चाहिए। यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो दूसरा आता है, क्योंकि ऊपर क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऊपर खर्चे आ रहे हैं, तो खर्चे तो हम चाहेंगे ना कम से कम आए, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो मुझे निकालना आता है, उसके चार फॉर्मूले आते हैं।
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो बता दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस डिस्काउंट्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है चीज? इसमें कोई डाउट? फिक्टिशियस एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी एक्चुअल में। आप में आता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ, अब तो शेयर्स नहीं है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, कोई बोरोइंग कॉस्ट थी पहले पैसा बोरो करते हो उसको राइट ऑफ कर दिया आपने, तो कोई भी एक्सपेंस जो पहले हुआ था, ठीक है जी, कोई कहीं से पैसा रेज करते हो, कोई खर्चा अगर आपको लगता था कि उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, उसको आपने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है जी। अब आपके सिलेबस में ज्यादा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट का ना रूल चेंज हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है ना, जिस ईयर में होता है उसी ईयर में राइट ऑफ हो जाता है, ठीक है जी, तो इसलिए वो ज्यादा आपके सिलेबस में आता नहीं है, तो इस वाले मेरे हिसाब से किसी एक आध पॉइंट में आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो फिक्टिशियस एज अ रिटर्न ऑफ मेरे हिसाब से आपके प्रैक्टिकल्स में तो किसी में नहीं होगा, बाकी पता होना चाहिए कि वो भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। क्लियर है चीज? ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो पे 2-3 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तुम तो जब अगली क्लास में आओगे तब तक तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो तुम्हारा कह रहा है उसका तो तुम्हारा 4 दिन बाद आएगा। ठीक है बच्चे, चलो इसको अच्छे से पढ़ के देख लेना, कल या परसों में चैप्टर खत्म कर लेना। सर हाँ जी बच्चे, सर रिकॉर्डिंग भेज देना कल वाली क्लास की। भेज दूंगा बच्चे। कल वाली इकट्ठी भेज दूंगा, एक्चुअली कहने को कह दो आज थर्सडे है, तो पर टाइम लगा तो बच्चे को, अदरवाइज वो अलग से है, वो तो अलग से करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड का नहीं, इसमें तो करना पड़ेगा नहीं रेशो से, तो कभी भी कर लेना। मेरे को एक्चुअली सैटरडे को सुबह टाइम लगता है, सैटरडे को स्कूल की क्लास नहीं होती ना, तो सैटरडे को मैं फिर बारी बैठ के एक बार अपलोड कर देता हूं, तो सैटरडे को तो 100% आ जाएगा, उससे पहले का टाइम लगा तो नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट चलो। नेट परचेज दे रखा है ऑलरेडी, तो आपने परचेज रेट माइनस तो नहीं कर दिया, नेट परचेज है, कैश परचेज है, आप नेट परचेज में से कैश परचेज को माइनस कर दो तो वो आ जाएगा नेट परचेज। अच्छा, तो फिर खाली क्लोजिंग से निकलाएगा इसमें ना, इसका जो एक ट्रेड पे होता है जैसे सोशल में थोड़ा गड़बड़ है, अगर एक होता है ना तो फिर खाली वो ट्रेड पे वो लिखता है, क्लोजिंग ना लिखता, फिर वही एवरेज मानी जाती है, फिर उसको डिवाइड भी नहीं करना था तुमसे, सिंगल वैल्यू होती है ना तो उसी को एवरेज मान लेते हैं वैसे, लेकिन इसमें हमें क्लोजिंग नहीं लिखना चाहिए था, खाली ट्रेड पे लिखना चाहिए था, ठीक है। एवरेज से तब निकालते हैं जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं होना, सेकंड में दोनों इवन मेरे को सही आया, और एक तीनों तो पहला कुछ नहीं था, तो पहले अगर एक दे रखा ना तो फिर उसको एवरेज मान लो, सिंगल वैल्यू